हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं अपिशता मैम, एमएस एकेडमी सेकेंडरी स्कूल अजमेर से। बच्चों, यूट्यूब पर यदि आप मेरे वीडियोस की तरह स्टडी करना चाहते हैं तो सर्च करें केमिस्ट्री बाय श्वेता मैम। ऐसा सर्च करते ही मेरे वीडियोस ओपन हो जाएंगे। और यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, मेरे पढ़ाने का तरीका समझ में आता है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। यदि आपको मैथ्स का वीडियो चाहिए बच्चों, तो आप सर्च कर सकते हैं प्रभात सर जी। तो आज हम स्टडी करने वाले हैं फीवर। फीवर मतलब बच्चों कि हमको बुखार क्यों आता है, ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। बहुत ही सिंपल वे है और मैं आपको यहाँ पर एक डायग्राम के थ्रू, यही एक हमारा डायग्राम है, इसके थ्रू सारी कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाएगा। देखिए, एक ये मैंने बॉय ड्रॉ किया है, चाहे जैसा भी बना हो, बट मैंने कोशिश की है। एक ये हमारा बॉय है कोई, ठीक है। अब देखिए, ये अगर ये बच्चा किसी ऐसी जगह पे जाता है जहां पर कि दूसरे भी इन्फेक्टेड हैं, ठीक है। सर्दी जुकाम नॉर्मली तो होता ही रहता है ना। आपने देखा है कि सर्दी जुकाम में क्या होता है, फीवर हो जाता है, बुखार हो जाता है। या ऐसे भी नॉर्मली भी कभी कभी हम देखते हैं कि सर्दी जुकाम तो उनको नहीं हुआ है लेकिन फीवर हो जाता है ना। तो उसी फीवर, हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ना, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ना, इसी को तो हम फीवर कहते हैं ना। अगर हम फीवर की बात करें बच्चों, तो देखिए हमारे बॉडी का नॉर्मल जो टेम्परेचर होता है वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस। ओके, 37 डिग्री सेल्सियस पर हम अपने आप को नॉर्मल फील करते हैं। यानी कि अभी मुझे फीवर नहीं है, तो मेरे बॉडी का टेम्परेचर कितना है, मेरे बॉडी का टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, एक बात और, टेम्परेचर को जब हम लोग मेजर करते हैं थर्मामीटर से, तो थर्मामीटर को आप यहाँ मुंह के अंदर भी लगा करके मेजर करते हैं टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर, यहाँ आर्मपेट पर भी लगा करके टेम्परेचर को मेजर करते हैं। तो दोनों में थोड़ा सा पॉइंट का इधर उधर डिफरेंस आ सकता है। जैसे अगर हम अपने मुंह में लेकर के अगर मेजर करते हैं तो 37 डिग्री सेल्सियस मान लो शो कर रहा है, और हमने आर्मपेट पर जब थर्मामीटर को लगाया तो 37.5 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। ऐसा नहीं है ना, थोड़ा बहुत यहाँ पर डिफरेंसेस हो सकता है। उसके बाद पूरे दिन की भी अगर हम बात करें तो पूरे दिन में भी हमारे बॉडी का टेम्परेचर ऊपर नीचे होता रहता है ना। मतलब टेम्परेचर कभी थोड़ा सा बढ़ जाता है, कभी थोड़ा सा कम हो जाता है। ओके, तो लेकिन नॉर्मली हमारे बॉडी का टेम्परेचर जो बनाया गया है वो है 37 डिग्री सेल्सियस। यदि हमारे बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस से 38 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, यानी कि केवल 1 डिग्री सेल्सियस भी अगर टेम्परेचर बढ़ जाए तो हमारा शरीर गर्म गर्म महसूस होगा, हमको एक थकावट सी लगेगी, है ना, और कमजोरी सी लगेगी, बॉडी में पेन होने लगता है, वोमिटिंग जैसा होता है, यानी कि फीवर के हमको लक्षण आने लगेंगे, ठीक है। 37 के बाद 38, 39, 40, इतना टेम्परेचर होते होते तो क्या हो जाएगा, बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, हमको काफी ज्यादा बुखार हो जाता है ना, फीवर हो जाता है, हाई टेम्परेचर हो जाता है। यदि बॉडी का टेम्परेचर 44 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा हो जाता है, बच्चों मैं बात कर रही हूँ डिग्री सेल्सियस में, डिग्री सेल्सियस में आपको वैल्यू छोटी दिखाई देती है, मैंने पढ़ाया ना आपको साइंस में। तो डिग्री सेल्सियस में वैल्यू छोटी दिखती है, लेकिन उसी को अगर आप फॉरेनहाइट में चेंज करेंगे ना, तो वहां पर आपको बहुत ज्यादा दिखाई देगा कि ओ हो 100 है ना, वहां पर आपको दिखाई देगा कि 100 हो गया, 102 हो गया, 103 हो गया, वो फॉरेनहाइट में वैल्यू जाएगी, ठीक है। तो डिग्री सेल्सियस को फॉरेनहाइट में चेंज कर देंगे ना, डॉक्टर जो बताते हैं ना कि भाई 100 के ऊपर जा रहा है, मतलब 101, 102 डिग्री, 103 का बुखार है, मतलब वो आपको फॉरेनहाइट में बताते हैं। मैं यहाँ पर आपको अगर डिग्री सेल्सियस की बात बताऊं तो 44 डिग्री सेल्सियस पर के ऊपर यदि बॉडी टेम्परेचर हो जाता है तो ये हमारे लिए काफी ज्यादा डेंजरस का साइन होता है, यानी कि उतने फीवर पर डेथ भी हो सकती है। बॉडी का टेम्परेचर इतना नहीं होना चाहिए, है ना। बॉडी का टेम्परेचर जब बढ़ता है, जब बॉडी के शरीर के अंदर का टेम्परेचर बढ़ता है, आपने कभी सोचा है कि 37 डिग्री सेल्सियस हमारे बॉडी का टेम्परेचर एक नॉर्मल टेम्परेचर क्यों मेंटेन किया गया है? नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस इसलिए मेंटेन किया गया है क्योंकि ये एक ऐसा टेम्परेचर है जिस पर हमारे शरीर के अंदर होने वाले फंक्शंस, हमारे शरीर के अंदर होने वाले एंजाइम्स, हार्मोन्स जो है वो बिल्कुल मतलब अपने एकदम एक्टिव स्टेज में होते हैं और तरीके से काम करते हैं, ठीक है। तो हमारे शरीर के अंदर होने वाले जो भी फंक्शंस है ना, वो फंक्शंस बहुत ही अच्छी तरीके से प्रॉपर वे में 37 डिग्री सेल्सियस पर होता है। यदि टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाएगा तो भी ये जो है इनएक्टिव महसूस करेंगे। जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है ना, अच्छा महसूस कर रही हूँ, लेकिन अगर मेरे अंदर एनर्जी नहीं रहेगा तो मैं कैसे बोलूंगी? हाँ, तो बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे फीवर के बारे में, है ना, क्योंकि मेरे अंदर एनर्जी नहीं है तो मैं क्या हूँ, इनएक्टिव हूँ। और अगर मेरा टेम्परेचर बढ़ भी जाता है, ठीक है ना, देखिए टेम्परेचर कम होने पर भी ये कंडीशन आ सकती है, इनएक्टिव वाला, स्लो मोशन में चले जाना, इनएक्टिव होना, मतलब प्रॉपर ढंग से काम नहीं कर रहे हैं। और टेम्परेचर जब बढ़ जाता है तो भी वो इनएक्टिव वाला कंडीशन आता है ना, क्योंकि इनएक्टिव नहीं आता बल्कि हमारे शरीर के अंदर का जो प्रोसेस है ना वो मतलब एंजाइम्स, हार्मोन्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय होने लगते हैं, खत्म होने लगते हैं, नष्ट होने लगते हैं, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर क्या हो गया, बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो शरीर के अंदर काम जो एकदम प्रॉपर वे में चले, जैसे मैं अभी पढ़ा रही हूँ, मेरी जो पढ़ाने की स्पीड है, मेरे जो बोलने की स्पीड है, ये बना रहे, एक्टिव मैं दिखूं
अगर, तो उसके लिए मतलब मैं एक्टिव हूँ, यानी कि हमारे शरीर के अंदर का अगर फंक्शन भी अगर एक्टिव रहता है तो वो एक्टिवनेस उसमें कब आएगी, जब हमारे बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस रहेगा। तो टेम्परेचर बढ़ने से बॉडी के अंदर के सारे जो फंक्शन होते हैं वो बिगड़ने लगते हैं और इतना ज्यादा ड्राम ड्रोम इतना ज्यादा डिस्टर्बेंस हो जाता है कि इस वजह से हमारी बॉडी में बहुत तरीके की प्रॉब्लम होने लगती है। और अगर टेम्परेचर 44 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाए तो फिर तो इंसान की डेथ भी हो सकती है। ठीक है, अब ये टेम्परेचर ऊपर क्यों जा रहा है, एक छोटा सा यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए, अगर कोई मान लो कि है कोई इंसान है ये, और वो अगर उसके आसपास वो ऐसी जगह पे है जहां पर कि बहुत सारे वायरस हैं, ठीक है ना, या कोई किसी ने मान लो कि जुकाम हुआ था, किसी को उसने छींक दिया तो वो वायरस हवा में फैल गया। ठीक है, और हवा में आपको पता है ना कि जो सलाइवा ड्रॉपलेट्स होते हैं उसी पर बैठ करके और ये वायरस क्या होते हैं, लैंड करते हैं आराम से, यहाँ से वहाँ घूमते हैं, एंजॉय करते हैं। और अगर वो वायरस जो है वो अगर नाक के अंदर एंटर कर गया, ठीक है ना, ये एक हेल्दी पर्सन है, लेकिन अगर ये वायरस जो होते हैं वो नोज से होते हुए और शरीर के अंदर अगर एंटर कर गया, मान लो नोज से होते हुए, देखो ये यहाँ तो फिलहाल ये कहाँ पहुंच गया, ये तो लंग्स में पहुंच गया, लेकिन ये वायरस जरूरी नहीं कि लंग्स में ही जाए, ठीक है ना, जरूरी नहीं कि जुकाम ही हो, मैं कुछ और भी कोई भी दूसरा भी इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये वायरस कुल मिलाकर के क्या होते हैं, हमारे शरीर के अंदर एंटर कर जाते हैं। ठीक है, अब ये वायरस जो हमारे शरीर के अंदर एंटर कर गए, ठीक है, तो ये शरीर के अंदर जाकर के करेंगी क्या, रहेंगे कहाँ ये वायरस। ठीक है, तो हमारा शरीर, ये वायरस ढूंढते हैं कि आपका शरीर किससे बना हुआ है। तो बच्चों, हमारा शरीर किससे बना हुआ है, हमारे शरीर में छोटे छोटे से क्या होते हैं, सेल्स होते हैं, जिसके बारे में आपको जानकारी है ना। जितने भी लिविंग्स और जितने भी प्लांट्स होते हैं, मतलब जो लिविंग थिंग्स होता है, मतलब प्लांट्स और एनिमल्स, इनकी पूरी बॉडी किससे बनी होती है, सेल से बनी होती है। ये मेरा स्किन जो है ये किससे बना हुआ है, सेल से बना हुआ है। अगर मैं इसमें से जरा सा ये स्किन लेकर के और उसको माइक्रोस्कोप पे देखूं तो मुझे इतने से में ही बहुत सारे सेल दिखाई देंगे। ठीक है, तो इन वायरस को अभी फिलहाल ये वायरस जो है हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, यानी कि इन्फेक्शन हो गया, शरीर के अंदर प्रवेश कर गए। प्रवेश करने के बाद वो ढूंढते हैं कि मुझे एक सेल मिल जाए जिसके अंदर मैं एंटर कर जाऊं। अब मान लो कि वो सेल इसको मिल गया, क्योंकि हमारा शरीर तो पूरा शरीर ही हमारा सेल से बना हुआ है, किसी भी एक सेल के अंदर ये एंटर कर गए। ठीक है, अब कौन से सेल में एंटर करेंगे वो सब बड़ी बात है ना, कि ये वाला वायरस है तो ये यहाँ एंटर करेगा, ये वाला वायरस है ये यहाँ इन्फेक्शन कर सकता है। ठीक है ना, ऐसी डिफरेंट है। आप तो ये फिलहाल एक हम जनरल सी चीजें देख रहे हैं, तो आप ये देखें कि वायरस इस शरीर के अंदर गया, शरीर के अंदर जाने के लिए इसके पास बहुत सारे रास्ते हैं, नाक से जा सकता है, मुंह से जा सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से, या मॉस्किटो भी जैसे वायरस अंदर डाल देते हैं, है ना। तो वायरस अंदर आया, सेल के अंदर पहुंचा, सेल के अंदर जाकर के ये वायरस क्या करेगा, बहुत सारी अपनी कॉपी तैयार करेगा, है ना। एक गया अंदर सेल के अंदर और धीरे धीरे करते करते क्या करता है, ये जादू है ना, कॉपी चलाना शुरू करता है और एक वायरस बहुत सारे वायरस बना लेता है। और जब बहुत सारे वायरस बन जाते हैं तो ये हमारा जो सेल है उसमें क्या होता है, वो उसमें काफी बहुत सारे वायरस हो गए हैं ना, तो सारे वायरस अब फ्री होना चाह रहे हैं, सेल जो एकदम फुल हो गया है, तो वो क्या होता है, उतना प्रेशर वो झेल नहीं पाता और सेल क्या होता है, ऐसे ब्रस्ट हो जाता है। ये देखिए, ठीक है, और ये सेल क्या हो गया, ब्रस्ट हो गया और सारे ये वायरस क्या हो गए, फ्री हो गए। एक वायरस सपोज करो ये दिया है, अगर बहुत सारे वायरस आए हैं तो एक साथ ही बहुत सारे सेल पर अटैक करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर एक वायरस आया तो आप देखिए थोड़े ही समय बाद कितने सारे वायरस को उसने जन्म दे दिया। तो एक वायरस ने बहुत सारे वायरस बना दिया। ठीक है, एक आया और सेना ही सेना तैयार कर दिया। ठीक है, और अब देखो यहां से रिलीज हुए, अब ये सारे वायरस यदि जाकर के और एक सेल को सबने अगर उसको हाईजेक कर लिया और सेल के ऊपर अटैक कर लिया, देखो ये एक जा रहा है, इस सेल पर अटैक किया, ये जाएगा दूसरे सेल पर अटैक करेगा, ये जाएगा तीसरे सेल पर अटैक करेगा, इतने सारे एक साथ अगर सेल पर अटैक करेंगे तो बहुत ज्यादा इनकी संख्या तेजी से बढ़ने लगती है। तो अब ये देखते ही देखते ये वायरस क्या होते हैं, मिलियन ऑफ वायरस हो जाते हैं, मतलब बहुत सारे वायरस हो गए शरीर के अंदर, वायरस ही वायरस हो गए। अब क्या होता है, जब ये हमारा सेल जब ब्रस्ट हुआ ना, तब इसको लगता है, सेल को महसूस होता है कि वो कुछ मिस्टेक हुआ है ना, ये कौन आ गया था मेरे शरीर के अंदर, कि मतलब सेल कहता है कि मेरे अंदर कौन आ गया था जिसने मतलब इतनी संख्या बढ़ दी, मेरे को इसने ब्रस्ट कर दिया, मतलब सेल डिस्ट्रॉय, सेल खत्म हो गया, खराब हो गया सेल, है ना। एक सेल के अंदर कितनी चीजें होती है, कितना फंक्शन चलता है, और यहाँ एक सेल क्या हो गया, ये खराब हो गया, उन्होंने खराब कर दिया इस सेल को यूज करके। तो जब ये सेल जब ब्रस्ट होता है ना, जब इसका अंतिम समय आ जाता है, अंतिम सांसें लेता रहता है, उस टाइम ये सेल क्या करता है, जाते जाते मरते मरते ये सेल क्या करेगा कि एक प्रोटीन को रिलीज करेगा। ठीक है, क्यों रिलीज कर रहा है, इंफॉर्मेशन दे रहा है शरीर को कि भाई मेरे साथ तो ऐसा हो गया, आगे दूसरे जो सेल है उनको तो बचाओ। ठीक है, तो ये क्या करता है, अपनी आखिरी सांसें लेते लेते भी इसने एक प्रोटीन रिलीज की जिसका नाम क्या है, पायरोजेन प्रोटीन। ठीक है, एक पायरोजेन प्रोटीन ये रिलीज करता है, रिलीज कहाँ करता है, रिलीज होकर के वो प्रोटीन कहाँ जाता है, ब्लड में आ जाता है।
ठीक है ना। सेल का कनेक्शन होता है ब्लड के साथ, ये चीजें हम देखेंगे। सेल जो होता है अपना, इसने प्रोटीन रिलीज किया तो सेल के बाहर में समझ लो कि यहाँ पे नदियां थी, उसमें डाला, वहां से होते होते मतलब इस तरीके से ब्लड में पहुंच जाता है। ठीक है, तो इसने जो ये प्रोटीन रिलीज किया मरते मरते, वो रिलीज प्रोटीन कहाँ जाएगा, ब्लड में जाएगा। ओके, ब्लड अब यहाँ से इस प्रोटीन को लेकर के ब्लड कहाँ पहुंचता है, ब्लड जाएगा हार्ट में। और आपको पता है ना कि हार्ट क्या होता है, हमारा पंपिंग स्टेशन होता है। यानी कि एक बार यदि ये ब्लड के थ्रू हार्ट में पहुंच गया तो हार्ट क्या करेगा, हार्ट ब्लड को पंप करेगा और ये ब्लड जो है ये पूरे बॉडी में पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ये ब्लड जो पूरी बॉडी में पहुंच रहा है, उस ब्लड में क्या है हमारा, उस ब्लड में है पाइरोजेन प्रोटीन। तो ये पाइरोजेन प्रोटीन क्या होता है, पूरी बॉडी के अंदर पहुंच जाता है। जब पूरी बॉडी में ये पहुंचेगा तो जाहिर सी बात है कि ये प्रोटीन हमारे ब्रेन में भी तो पहुंचेगा, है ना। देखो, इसका सारा टारगेट, इस प्रोटीन को भेजने का काम क्या था, इसका टारगेट क्या कहाँ था कि अब मैं मैसेज दे रहा हूँ। ये ब्रस्ट होते होते मरते मरते इसने ये रिलीज करके मैसेज दिया और मैसेज को इसने फेंक दिया कहाँ, ब्लड में। और पहुंचाना कहाँ चाहता था ये सेल, ये पहुंचाना चाहता था ब्रेन में, और पहुंच भी जाता है। ठीक है, ये यहाँ से ब्लड में गया, ब्लड वो ये वाला ब्लड हार्ट में गया, हार्ट में ब्लड को पंप कर दिया पूरे शरीर में, पूरे शरीर में जब ब्लड गया तो ब्लड ब्रेन में भी गया। और जब ब्लड ब्रेन के अंदर जाता है तब ब्लड को पता, तब ब्रेन को पता पड़ता है ना। वही ब्लड जब जा रहा है ब्रेन के अंदर तो ब्रेन को पता पड़ा कि ओहो ये आया है, मतलब मैसेज तो मिल गया, कुछ कहीं गड़बड़ है। ठीक है, तो ब्रेन के अंदर जो हाइपोथैलेमस होता है, ब्रेन का ही छोटा सा पार्ट है हाइपोथैलेमस। तो ब्रेन के अंदर जो हाइपोथैलेमस है, ब्रेन का एक पार्ट है, फिर ये फटाफट एक्शन लेता है क्योंकि इसको जो ये मैसेज देना चाहता था, मैसेज इसके तक पहुंच गया। अब ये एक्शन लेता है और ये क्या करता है, शरीर के टेम्परेचर को बढ़ाना शुरू करता है ना, बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ाना शुरू करता है। बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए क्या कर सकता है, कपकपी कर सकता है। इंसान को जिसको बुखार हुआ है ना, मतलब बुखार जैसा लग रहा है, अभी फीवर और होने वाला है, उसको बहुत तेजी से कपकपी होने लगेगी, कितना भी वो कंबल उड़ रहा है लेकिन कपकपी होगा। इससे क्या होगा, बॉडी एक्शन कर रहा है ना, ऐसे एक्शन कर रहा है, उस एक्शन की वजह से क्या होगा, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा या नसें जो है अंदर से ये सिकोड़ना शुरू करेगा। मतलब कुल मिलाकर के हाइपोथैलेमस अब अपनी तरफ से एक्शन ले रहा है, पूरे शरीर में कुछ ऐसा ये करता है जिससे क्या हो जाए, शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाए, है ना, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाए। और बॉडी का टेम्परेचर ये बढ़ाता है, ये एक इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहा है, किसके लिए, इन वायरस के लिए, कि अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो तुम इस टेम्परेचर को झेल नहीं पाओगे और तुम सबके सब जितने भी यहाँ पे अपनी संख्या बढ़ा लिए हो ना, ये सबके सब क्या हो जाओगे, सब डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, सारे वायरस मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो क्योंकि ये इस टेम्परेचर को झेल नहीं पाएंगे, इसलिए शरीर बॉडी के टेम्परेचर को क्या करता है, बढ़ाना शुरू करता है, टेम्परेचर को बढ़ाना शुरू करता है ताकि इन वायरस को किल किया जा सके। और जब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने लगता है तो हमको क्या फील होता है कि फीवर हो गया, बुखार हो गया। ठीक है, तो बुखार आना हमारे लिए जरूरी नहीं है, हमारे लिए एक इंडिकेशन होता है ना कि इन्फेक्शन हुआ है। और शरीर अपने तौर पे, शरीर को पता थोड़ी है ना, बॉडी को ये थोड़ी पता है तुम्हारे बारे में कि अब तुमको फीवर हो गया है तो तुम अब तुरंत फटाफट डॉक्टर के पास भागोगे, हॉस्पिटल भागोगे, है ना, क्या करोगे। इसने अपने तौर पर कि ये शरीर मेरा है तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि शरीर को बचाना है, इसके लिए ये अपने अपने तरीके से रास्ता अपनाता है कि बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा करके और इन वायरस को किल किया जाए और इस इंसान को बचाया जाए। ठीक है, और लेकिन जो हम ये करते हैं ना कि फटाफट हम चले जाते हैं डॉक्टर के पास और जाकर के तुरंत हम मेडिसिन या खा लेते हैं लेकर के डॉक्टर के पास जाना तो अच्छी बात है ना, डॉक्टर के पास जाएंगे तभी तो पता पड़ेगा ना कि ये फीवर क्यों आया है ना, एक वेल एजुकेटेड डॉक्टर के पास तो पहुंचना ही चाहिए। लेकिन जो अपने आप मेडिसिन ले लेते हैं हम लोग फीवर को कम करने के लिए, तो ये कहीं गलत हो गया है ना। क्यों, क्योंकि यहाँ पर शरीर यहाँ पे एक्शन कर रहा है कि टेम्परेचर बढ़ाए और आपने फटाफट टेबलेट खा करके और क्या कर दिया, इसके सारे काम को खत्म कर दिया, है ना। ये जो करना चाहता था, बुखार लाना चाहता था ताकि वायरस को किल हो, और अब तो बुखार आएगा नहीं क्योंकि आपने टेबलेट खा लिया, तो वो थम जाता है। तो अपने आप कोई चीज करने के बजाय, है ना, एक्शन मतलब खुद से एक्शन लेने के बजाय, इसलिए कहा जाता है ना कि डॉक्टर से संपर्क करना जरूरी है। उनको पता है कि ये चीज हुआ है, क्यों हुआ है, या हो सकता है वो टेस्ट करवाए अपने हिसाब से वो ट्रीटमेंट दे। ठीक है, तो बच्चों ये हमने देखा कि फीवर क्यों हुआ। अगर ओवरऑल देखा जाए तो क्या बात है कि हमारे को इन्फेक्शन होता है, हमारे शरीर में वायरस जाता है, उन वायरस को किल करने के लिए हमारा शरीर क्या करता है, अपने शरीर का ही टेम्परेचर बढ़ा देता है जिससे कि वायरस किल हो जाए। और जब टेम्परेचर बढ़ाता है तो इसी को हम क्या कहते हैं, फीवर आना, है ना, इसको हम कहते हैं कि बुखार आ गया। आई होप बच्चों कि आपको समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया है तो लास्ट में वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट जरूर करना, अगला आप क्या टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, अगर कुछ आपको जानने की इच्छा हो तो कमेंट करके जरूर बताना। ओके बच्चों, तो स्टडी करते रहिए। हैव अ नाइस डे।